हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का टॉपिक मानव शरीर में पाचन तंत्र और कट ऑफ और लेखपाल की राजस्व परीक्षा से अब उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपके आने वाले समय में और भी कई परीक्षाएं हैं। जैसे कि सितंबर में पेट का एग्ज़ाम है और संभावित है कि दिसंबर में आपको यूपी आरओ आरओ की परीक्षा पड़े। और भी कई परीक्षाएँ हैं, दिसंबर में ही आपका सीटेट है। तो अब उस औरा से बाहर निकल करके अब हम देखते हैं आज का टॉपिक मानव शरीर में पाचन तंत्र जीव विज्ञान का ये टॉपिक है। और इसमें मैं उन 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ कि जो बार बार आपसे परीक्षा में वो आपको अगर पाचन तंत्र से प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न आते ही रहते हैं। आप किसी भी पेपर के आंसर पेपर उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आएगा, और आने वाले परीक्षाओं में भी अगर पाचन तंत्र से प्रश्न बनते हैं तो आता ज़रूर है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप इस फिगर में देख लें कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहयोगी होते हैं। तो मुंह में जो है आपका तालु, अलिजीवा, जीभ और दांत, ये सब भी जो है पाचन तंत्र में सहयोगी हैं। फिर ग्रसनी और ग्रास नली, जिससे आप निगलते हैं खाने को। फिर लार ग्रंथियाँ भी आपके पाचन तंत्र में सहयोग करती हैं। यकृत, पित्ताशय और मूल पित्त वाहिनी। छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है इस पाचन तंत्र की अंतिम अवस्था के लिए। और उसके बाद जो है बड़ी आंत और आमाशय, अग्न्याशय। तो अभी इनसे जो है संबंधित प्रश्न भी आप देखेंगे। फिलहाल आप इन शब्दों का जो हमारे शरीर में जो अंग हैं इनके बारे में आप यहाँ पे लोकेशन में देख लेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा, आपके दिमाग पे छप सा जाएगा। तो इसलिए इस चित्र का देखना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, जो हमारे लार के माध्यम से। और अभी इसका डिटेल आपको आगे और मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा ये था कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए था प्रोटीन, इसका नहीं। वसा, इसका नहीं। कार्बोहाइड्रेट, इसका नहीं। प्रोटीन का पाचन तो आमाशय में ही होगा। और वसा के लिए तो जो है पचाने के लिए आपको पित्त की आवश्यकता होगी, तो इसका मुंह से पाचन नहीं हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है। तो प्रोटीन के पाचन को ऐसा नहीं है, वसा इसका उत्तर होगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि वसा जो है पित्त जो है वसा का पाचन करता है। और पित्त निकलता तो यकृत से है और एकत्रित होता है पित्ताशय में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी आगे आपको प्रश्न उससे भी मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न था कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी कि जो आप कहते हैं ना कि पित्त में पथरी हो गई, सामान्य बोलचाल की भाषा में, या फिर कहते हैं गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। और जब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, जब उसमें स्टोन बन जाता है तो पथरी बन जाती है, तो उसके बाद से डॉक्टर भी आपको ये बताते हैं कि अब आप वसा का ज़्यादा इस्तेमाल अपने खाने में ना करें, क्योंकि उस वसा को पचाने वाले के लिए पित्त तो निकलेगा, लेकिन जो है जो मेन अंग है वसा के पाचन का वो आपका निकाला जा चुका है। तो वसा के कम इस्तेमाल का या नहीं इस्तेमाल का सलाह देते हैं डॉक्टर्स। तो प्रोटीन वसा के लिए, वसा जो अगर पित्ताशय में पत्थर है तो वसा के पाचन पे प्रभाव डालेगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया कि ऊपर ही जो है मुंह से शुरू हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल ये भी नहीं होगा। खाना जब हमारे आमाशय में जाता है तो HCl उसमें जो है मिल जाता है, जिससे हमारा पाचन हो जाता है, तो उसी को न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं। तीसरा देखते हैं कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग कौन सा है। तो देखिए, मानव जीभ के लिए जो देखेंगे तो आपके इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, सी है पीछे का भाग और डी है किनारे का भाग, यानी कि दाएं बाएं की तरफ का जो जीभ का भाग होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका पीछे का भाग। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जैसे जो मीठा होता है, मीठा स्वाद आप जैसे चाय पिए, कोई मिठाई खाएं, तो अपने जीभ के अगले छोर से उसको टच करेंगे तो आपको मिठास का एहसास हो जाएगा। उस पर जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं, तो उसको एहसास आपको मीठे का होगा अग्रभाग से। और पीछे के भाग से कड़वाहट की पूछा गया है। तीखा जो है लगता है, जो मिर्ची लगती है, तो वो आपके जीभ के पिछले भाग पे लगती है। और उसके बाद जो है जो हमारे जीभ के किनारे हैं, तो उससे जो है नमकीन, कड़वा नहीं, नमकीन का स्वाद जो है आपके जीभ के किनारों से मिलता है।
ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सी, पीछे का भाग। अगला देखते हैं चौथा कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। देखिए, यकृत का बहुत बड़ा योगदान होता है मानव शरीर में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और मानव शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फेफड़े। ऑप्शन में ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दे और डी पेट। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत के बहुत से काम हैं और यकृत के कार्य को भी आगे व्याख्या की जाएगी जब उससे संबंधित कुछ आएगा बड़ा टॉपिक, तो उसमें हम पूरा यकृत के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि उसके कई काम हैं, उसमें आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, साथ ही साथ जो है विषाक्तता को कम करना, तो ये इस संबंधित मैंने प्रश्नों को रख रखा है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। आहार नलिका, तो बाल्य ग्रंथि ये नहीं होगा, कंठ नली ये नहीं होगा, महाधमनी तो रक्त से संबंधित है, ग्रास नली ऊपर हमने अभी देखा था चित्र में, ग्रास नली। ठीक है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली स्टार्ट होती है, तो वहाँ से फिर जो हम खाने को निगलते हैं तो उसी ग्रास नली के माध्यम से भोजन हमारे आमाशय तक पहुँचता है, तो आहार नलिका कहते हैं उसको, ग्रास नली को। तो पाँचवें का हो जाएगा डी। छठा देखेंगे कि लार निम्न में से किसको पचाने में सहायक है। तो लार यानी लार जो है अभी देखा कि मुंह में ही आपका जब खाना हम लेते हैं तो लार जो है भोजन को चबाते हैं, तो लुगदी बनाने के दौरान उसमें लार में आप एक चीज़ और जानिए कि लार में जो है एक एंजाइम होता है एमाइलेज, और शर्करा को स्टार्च को वो शर्करा में तोड़ता है। तो भोजन आप ग्रहण करते हैं तो उसमें अगर स्टार्च है तो स्टार्च जो है स्टार्च को वो लुगदी बनाकर और लार जो है निगल कर लार में मिलकर वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देगा। ठीक है, पहला बात काम इसका। और उसके बाद लार में जो है लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है, जो भोजन के साथ आप ग्रहण करते हैं तो उसके साथ अगर जो कोई जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं भोजन में आपके, क्योंकि बैक्टीरिया तो आप जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस जो हमारी आंखों से दिख नहीं सकते, आप कितनी भी स्वच्छता से खाएं वातावरण में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो है अगर भोजन के साथ आ गए हैं तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम, ये आप चाहें तो नोट डाउन कर लें कि लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, वो उसके जीवाणुओं को, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च। और स्टार्च को पचाता कैसे है, तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ के। ठीक है, और प्रोटीन, वसा और रेशे ये नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, वसा भी आपके जो है आपने ऊपर देख ही लिया था कहाँ पचेगा और कैसे पचेगा। सातवां देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अभी जब मैंने आपको ऊपर दिखाया है चित्र तो मैंने बताया था, फिलहाल विकल्प देख लेते हैं कि पैनक्रियाज, बड़ी आंत और छोटी आंत और अमाशय। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, और ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी आंत मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है ना वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। और छोटी आंत के एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने खाना खा लिया उसका रक्त के साथ अवशोषण, हमारे शरीर में जो उससे निकले हुए पदार्थ हैं और उसको रक्त अवशोषित करके छोटी आंत से ही पूरे शरीर में हमें वो पोषण पहुंचाता है। ठीक है, तो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और अधिकांश भाग और सबसे अंतिम की प्रक्रिया आपके पाचन की वहीं पे संपन्न होती है, छोटी आंत में। ठीक है, तो सातवें का विकल्प हो जाएगा सी। आठवां देखते हैं, एंजाइम है एक। दोस्तों यहाँ बता दूं आपको कि पाचन तंत्र में एंजाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और एंजाइम के लिए जो यहाँ पर बन पड़ा है क्वेश्चन में उन्हें वो आपको बता दिया है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बहुत से लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आया करूं जो आपकी परीक्षाओं में फ़ायदेमंद हो। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो बने थे जो आपकी परीक्षा में फ़ायदा हुआ था जिनसे आपको। तो आठवां देखते हैं, एंजाइम है एक, क्या है, विटामिन, बैक्टीरियम या बैक्टीरिया कह लें, या फिर सी है बायो उत्प्रेरक, और डी वायरस।
एंजाइम के बारे में जान लें कि ये एंजाइम आप लिख लें कि एंजाइम जो है मुख्यतः जानते क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये बायो उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है। और ये किसी भी चीज़ के मतलब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसके पाचन की प्रक्रिया और उनके अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। वो तो नेचुरली बढ़ ही रहा है, लेकिन एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह है कि जैसे आपकी या मेरी किसी से बहस हो रही है और फिर कोई तीसरा आकर के ये कह दे, या तो आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए कि अरे देखो क्या बोल दिया, और मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाए देखो क्या बोल दिया, फिर तो हमारी बातचीत का स्तर ही अलग हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझिए कि हमसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई बोझ नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन पीछे से हमारी कोई पीठ थपथपाए या फिर हमको जो प्रेरित करे कि नहीं कर सकते हो, करो। तो इसी तरीके से बड़े आसान शब्दों में आपको बताया मैंने कि बायो उत्प्रेरक का काम यह है कि जो प्रक्रिया है वो तो हो ही रही है, लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं कि उस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। और ये लिख लीजिएगा कि एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन भी होते हैं। कभी प्रश्न ये आ जाए कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ये मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो 8वें का हो जाएगा सी। अब अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न आपके लिए। तो ये आ ही गया, आ क्या जाएगा मैं आपके लिए रख ही दिया कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो अभी बात ऊपर हो गई जितनी भी होनी थी। तो ए में है वसा, बी है प्रोटीन, सी है शर्करा और डी है विटामिन। तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर भी जो है बी हो जाएगा। ऊपर इसके बारे में पूरी व्याख्या मैंने कर दी है, ठीक है। 10वां देखते हैं कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? हाँ जी, तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कौन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। अब इसमें मैंने बताया कि ये एंजाइम्स के बारे में अलग ही बताया जाएगा चैप्टर आपको, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, जाइमेज। जाइमेज करता क्या है कि जाइमेज जो है नामक एंजाइम, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा ये आप लिख लें। हो सकता है कि कभी किसी परीक्षा में पूछ ले, किसी भी स्तर की परीक्षा में। तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। और जब इसमें जाइमेज मिल जाता है तो फिर ये आपका जो है इथेनॉल में बनेगा। और इथेनॉल के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी, जो कि हम वापस निकालते हैं अपनी बॉडी से। तो जो है इथेनॉल का सूत्र भी आप चाहें तो लिख लें, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 2C2H5OH, ठीक है। तो अब जैसे अगर इसका पूरा रासायनिक चक्र देखेंगे हम, तो ग्लूकोज हम लेंगे तो C6H12O6 लेंगे, इसमें जाइमेज मिल जाता है। जाइमेज मिलने के बाद जो है हमें क्या मिलता है? तो वो 2C2H5OH और प्लस 2CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु मिलेंगे आपको। तो जाइमेज को जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन परिवर्तित करता है? तो जाइमेज करता है। 10वां ये हो गया। अब आगे देखते हैं 11वां कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी ऊपर इसके बारे में हालांकि मैं बार बार बोल रहा था कि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा विकल्प में जब आ रहा था। तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो ये विकल्प देखते हैं। पहला है यकृत, दूसरा है अमाशय, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है मुंह, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो हमारे अमाशय से शुरू हो जाता है। और अमाशय में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो है प्रोटीन का पाचन जो है, हालांकि अमाशय से शुरू हो जाएगा, इसमें बड़ी आंत भी आ जाएगी, छोटी आंत भी आ जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन अगर पूछ ले कि इन सभी अंगों में अगर आपको विकल्प में यही दे दिया जाए, बड़ी आंत भी दे दी जाए, तो ये वहाँ पर आपका विकल्प बदल जाएगा। फिर आपको जो है सबसे ज़्यादा की बात अगर कर देगा या अधिकांश प्रोटीन के पाचन की बात कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा छोटी आंत, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, इसमें खाली ये पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? तो अमाशय से होती है। और जो प्रोटीन का आपका अवशोषण भी होगा, तो ऊपर मैंने बताया था कि छोटी आंत ही वो जगह है जहाँ से हमारे खाए हुए, ग्रहण किए हुए भोजन का अवशोषण होता है ना। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका 11वां।
12वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो ये प्रश्न अभी ऊपर हो ही गया, इसकी व्याख्या भी हो ही गई, ये आपके लिए जो है तो ये दोबारा हो सकता है कहीं पे आया हुआ प्रश्न रहा हो, यहाँ पे भी आ गया हो। मैंने इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया है जैसे बार बार जो है कई परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो, आपका पीसीएस हो, आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, रेलवे हो, तो कई परीक्षाओं में मैंने देखा कि ऐसे प्रश्न आपके पास बार बार आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन प्रश्नों को आप अगर कर लेते हैं तो जैसे एक प्रश्न, दो प्रश्न, ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, और ऐसी गलतियाँ होने से आपके चयन में विलम्ब हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये 20 क्वेश्चन आपके लिए, और ऐसे ही मैं लाता भी रहूँगा आगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो 12वें का जो है उत्तर हो जाएगा स्टार्च, और इस प्रश्न की व्याख्या ऊपर भी हमने कर ली थी, है ना। तो अब अगला देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि की। तो ऊपर जो है मैंने एक चर्चा छोड़ दी थी, वो यहाँ पर हम कर लेंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, विकल्प देख लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, और बी है लार ग्रंथि, सी है अग्न्याशय, और डी है यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाएगी तो हो जाएगी आपकी यकृत। और यकृत जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। ठीक है। और यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, कहीं कहीं आपको 25 भी मिल जाएगा, और लगभग 1.5 kg होता है। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रवण और भी बहुत से काम होते हैं, और इसीलिए इसके वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि माना गया है। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। 14 देखते हैं कि मानव शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके भंडारित करने का काम किसका है। तो फिर से उन्हीं का काम आ गया। तो ए है अमाशय, बी है यकृत, सी है अग्न्याशय, डी है पित्त। तो ये यकृत का ही काम होगा, ये भी यकृत का काम है। चूँकि सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यकृत की ही होती है, लीवर की। इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। जैसे फैटी लीवर, लिवोसिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां लीवर से संबंधित होती हैं। और लीवर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, साथ ही जॉन्डिस, पीलिया, तो जब लीवर में समस्या आ जाती है तो आपके शरीर को समझ लीजिए कि आपका शरीर बीमार होना ही होना है। ठीक है। तो लीवर को हमेशा स्वस्थ रखें। लीवर डे भी मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो और 15 यकृत के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। देखिए विकल्प आप देख लीजिए, यकृत, तिल्ली, पैनक्रियाज और अमाशय। यहाँ पर पित्त के निर्माण का काम यकृत में होता है। पित्त का काम क्या है, तो पित्त का काम होता है वसा के पायसीकरण, यानी वसा को पचाने के लिए। ठीक है। तो वसा का पाचन जो है वो पित्त के द्वारा किया जाता है, और वसा जो पित्त के द्वारा कर तो लिया जाता है, सॉरी, वसा का पाचन पित्त द्वारा किया जाता है। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि निर्माण स्थल इसका होता है लीवर, यकृत। ठीक है। और इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि जब पित्त का श्रावण यकृत कर देता है, और यकृत के करने के बाद अभी नीचे प्रश्न वो रख दिया था मैंने ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन उसकी व्याख्या भी यहीं देख लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि पित्त को बाइल कहते हैं, और ये जो है यकृत से तो निकलेगा, और इसका जो है स्टोरेज कौन करेगा तो गाल ब्लेडर, पित्ताशय जिसको कहते हैं, गाल ब्लेडर में इसका स्टोरेज होगा। और यकृत से आए पित्त से यही गाल ब्लेडर क्या करता है कि यकृत से जो पित्त निकलता है उसमें जल भी होता है, और जल को सोख लेता है, जल को सोख लेगा और उसको काफ़ी कंसंट्रेट कर देगा पित्त को। ठीक है। और पित्ताशय के बारे में अभी नीचे वाले प्रश्न में देख लेते हैं। फिलहाल पित्त का निर्माण यकृत में होता है, विकल्प ए सही होगा। 16वां देखेंगे कि निम्न अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है, तो पित्ताशय में। ठीक है। पित्ताशय जो है 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा, और आप 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक जो है थैली नुमा होता है, और ये हमारे शरीर में जो है उदर गुहा जो होती है उसके पास में ही स्थित होता है, और इसी में स्टोन बन जाता है, इसको निकलवाना पड़ता है, पथरी हो जाती है। तो यकृत से पित्त निकलता है, बाइल निकलेगा, और उसके बाद जो है ये स्टोरेज कहाँ होगा इसका, तो पित्ताशय में होगा। पित्ताशय क्या करता है कि
इसमें को जो आया हुआ पित्त है उसमें से जो जल एक्स्ट्रा है उसको सोखेगा और उसके बाद उसको पित्त को और कंसंट्रेट करेगा, गाढ़ा करेगा। और जो है पित्त का काम क्या होता है, वसा का अवशोषण करना। ठीक है, तो जब गाल ब्लेडर आपका निकाला जा चुका होता है या स्टोन हो जाता है तो आपके सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके वसा पे, वसा के भोजन पे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। इसे प्रश्न परीक्षा में सॉल्व करने के लिए नहीं है बल्कि अपने शरीर के बारे में भी जानने के लिए। और जिस दिन आप इस शिक्षा के साथ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे खुद से संबंधित करके, तो वो सब्जेक्ट आपका सबसे बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आजमा के देखिएगा। तो ये 16 हो गया पित्ताशय। 17 देखते हैं कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। अब यहाँ पर फिर से एंजाइम की बात आ गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, पेप्सिन, बी है लेटेक्स, सी है जाइमेज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा पेप्सिन, ए ऑप्शन। और प्रोटीन का पाचन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अमाशय में प्रारंभ होता है और अमाशय में जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को ये प्रक्रिया यहाँ भी समझ लीजिए कि अमाशय में जो है भोजन चला गया और वहाँ से फिर पेप्सिन एंजाइम जाएगा। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा कि भोजन में जो भी आपने प्रोटीन ग्रहण किया है, जैसे कि आपने पनीर खाया, दाल खाई, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज, अंडा खाया, तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करेगा, छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। और उसके घटक जो हैं, उसके पार्ट्स जो हैं, वो छोटे पार्ट्स वो अमीनो एसिड्स में बदल जाएंगे। अमीनो एसिड्स किसी भी आप प्रोटीन पदार्थ में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड से ही, और हमारी बॉडी भी जो है वो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन जो लेते हैं उसमें सब में अमीनो एसिड्स होते हैं। और आगे का भी प्रश्न रखूँगा कि ये प्रश्न आया भी हुआ है कि निम्न में से किन प्रोटीन के स्रोतों में अमीनो एसिड्स हैं या नहीं है, ऐसे ही कुछ प्रश्न था। तो फिलहाल अमीनो एसिड्स प्रोटीन में होते हैं और पेप्सिन जो है क्या करता है, उनको छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है और उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करके बॉडी में सुरक्षित रखता है। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, अमाशय में होती है और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन। तो 17 का आपका ए हो जाएगा। 18 देखते हैं कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अभी ऊपर बात हो चुकी है, विकल्प में आप देख लीजिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, यकृत। और इसी प्रश्न के लिए मैंने ऊपर उल्लेख किया था जब ये बात आई थी, तो वहाँ पे प्रश्न ये था कि पाचन का जो है प्रोटीन पाचन की बात हुई थी। तो प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहाँ से, अमाशय में होती है। और किसी भी पदार्थ को आप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, हमें अपने पेट के अंदर ले जाते हैं, तो उसके अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही संपन्न होता है और यहीं से भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। तो अब मैंने कहा ना कि विषय को अपने आप से जोड़ के देखा करिए। तो जो भी आप खाएं पिएं, अच्छा बुरा, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार विचार ज़रूर करें कि ये भोजन हमारे शरीर में जाके हमारे ही शरीर में अवशोषित होकर के हमारे खून में खाना उचित है या अनुचित है, या पीना उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आप विचार ज़रूर करिएगा और उसके बाद खाइएगा किसी भी पदार्थ को, चाहे बाहर का हो, घर का हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो है 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी। 19 देखते हैं आज के वीडियो का सेकंड लास्ट, कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। मैंने बताया कि एंजाइम की क्लासेस जब डिटेल में होगी तो सारे एंजाइम्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पर बता दूँ कि जो दूध को पचाता है प्रोटीन, वो है रेनिन। ठीक है, और यहाँ इसमें भी एक भेद है, इसके बारे में जब एंजाइम की बात करेंगे तो देखेंगे वहाँ की बच्चे जो दूध पीते हैं उसको पचाने के लिए, और उसके बाद जो है तो डिटेल बाद में देखी जाएगी। फिलहाल दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन है ए इरोप्सिन, बी है पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है रेनिन। तो रेनिन होगा। ठीक है, अब आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी ऊपर सबसे पहले मैंने इसी की बात कर ली थी। तो रेनिन दूध का पाचन करेगा तो अमाशय में ही करेगा, टेनिन रेजिन जैसी चीज़ नहीं है। और डी है टाइलिन। ठीक है, लार में हमारे टाइलिन होता है। तो ये जो है लार में एंजाइम पाया जाता है कौन सा, तो टाइलिन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। धन्यवाद।